भारत में 3 चीजों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, क्रिकेट, सिनेमा और राजनीति। 12 महीने चाहे चुनाव हो या ना हो, राजनीति पर सुबह 6 बजे से चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन फिलहाल तो चुनाव का मौसम चल रहा है। 2024 से पहले अभी चुनाव का मौसम चरम पर है और ऐसे में राजनीति पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बीते एक दशक में पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत हद तक बदल चुका है। मतलब कि अब हमारे चुनाव का तरीका या चुनाव में उतरने के पीछे की रेसिपी को अलग तरीके से बनाया जा रहा है। पहले क्या होता था? पहले चुनाव होते थे तो जो राजनेता ही है उसी की स्ट्रैटेजी होती थी, उसी की तमाम तैयारी होती थी। और रेसिपी तब क्या होती थी? तब होता था पन्ना प्रमुख, संगठन की मजबूती और महीनों तक जो कार्यकर्ता हैं, फुल टाइमर, हाफ टाइमर, वो जमीन पर होते थे, काम करते थे, घरों तक जाते थे, अपनी बात रखते थे और कभी पर्चे के माध्यम से, कभी अखबार के माध्यम से, कभी आपने देखा होगा रिक्शे पे वो जो लाउड स्पीकर के माध्यम से। यही तरीके थे चुनाव प्रचार के और फिर बड़े राजनेताओं के वो वन लाइनर जुमलों के। लेकिन अब चुनाव में मॉडर्न टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, उनका इस्तेमाल होने लगा है। चुनावी कंपनियों में एक साइंस आ चुकी है। अलग अलग तरीके की कंपनी अलग अलग तरीके की साइंस इन्वॉल्व कर रही है। अब ये वो साइंस है जो आम वोटर से वोट डलवाने का काम करेंगे और इस साइंस की जरूरत अब लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी को पड़ रही है। बदलते जमाने में बदलती तकनीकें, जैसे किसी फिल्म के एक ट्रेलर से सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रैटेजी होती है फिल्म को हिट कराने की, ठीक वैसे ही, क्योंकि यही ट्रेलर है वो तय करता है कि पहले दिन, ओपनिंग वाले दिन फिल्म कितने उस पर बॉक्स ऑफिस पर पहुंचने वाली है। ठीक वैसे ही बड़ा रोल होता है। ठीक वैसे ही अब चुनाव में भी एक पूरी स्ट्रैटेजी काम करती है, एक पूरी साइंस काम कर रही है। अब इस इलेक्शन साइंस को समझने की आज कोशिश करेंगे। और नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसी बात को डिकोड करेंगे। तो बीते एक दशक में बहुत कुछ बदला है और उन बदलावों को आप महसूस भी कर रहे होंगे। इन्हीं में एक है चुनाव होने का तरीका। अब ये चुनाव को एक मैनेजमेंट कंपनियों को सौंप दिया जाता है। इस पूरे उसके तरीके को, उसके पूरे मैनेजमेंट को कुछ कंपनियां हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है। उनकी पूरी एक टीम हुआ करती है और जिसमें IIT, IIM, देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से आए लोग उन कंपनियों में, उन टीम में शामिल होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी के बजाय ये युवा अब चुनाव की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अब ये टीम में जो काम कर रही हैं उसे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कहा जाता है और आजकल ये जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब इनकी टीम या कंपनी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म कहकर संबोधित किया जाता है। पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उठते हैं, बैठते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टियां क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं, उनकी विचारधारा क्या है और अब जो चीज़ें हैं उसको कैसे बेहतर तरीके से, बेहतर पैकेज में प्रेजेंट करने का काम ये करती हैं। उनके गोल को समझने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद वो सेट गोल्स को अचीव करने के लिए एक पूरा मसौदा तैयार करते हैं। यह पहला भाग है जहां एक रूपरेखा तैयार की जाती है और बाकी कामों के लिए भी एक डेलीगेशन सेट की जाती है।
और इस पूरे प्रोसेस में बड़े नेता और कंसल्टेंट्स चुनाव से पहले समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और जरूरी बदलाव भी करते रहते हैं। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाली कंपनियों ने चुनाव की ट्रेडिशनल कैंपेनिंग और टिकट वितरण को सबसे बड़ा बदलाव उसमें किया है, पूरी तरीके से बदल के रख दिया है, और वो है सर्वेज के जरिए। देखिए, चुनाव में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है सर्वे। चुनाव से पहले सर्वे कराने का चलन तो पहले भी था, लेकिन बीते कुछ सालों में सर्वे कराने का तरीका पूरी तरीके से बदला जा चुका है। अब पार्टियां आंतरिक सर्वे करवाती हैं और जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका फायदा ये होता है कि कम लागत और कम समय में पार्टियां माइक्रो लेवल यानी बूथ स्तर पर ये जान पाती हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं और चुनाव में टिकट किसको दी जानी चाहिए। बीते एक साल में राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता चुनावी इलाकों से दूर बैठकर ही इन्हें सर्वे को देखते हैं, इन सर्वेस को जो आते हैं, और फिर अपनी कैंपेनिंग का तरीका तय करते हैं। अब इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। राहुल गांधी कितना राजस्थान गए होंगे, कितना मध्य प्रदेश गए होंगे, ठीक वैसे ही अमित शाह कितना राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और जो जहां पर 5 राज्यों के चुनाव है कितना गए होंगे। लेकिन जब वो अपने प्रदेश की टीम के साथ बैठते हैं तो उनके पास एक बुक रखी होती है, एक किताब रखी होती है, और कोई कुछ भी तर्क रखता है, चाहे वो राहुल गांधी के साथ हुआ हो अभी की सीसीस की बैठक में या फिर भाजपा में कोर ग्रुप की बैठक में। अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, तमाम सीनियर नेता हो, उनके पास एक किताब होती है, कोई नाम आता है तो वो किताब को पढ़ते हैं और फिर उस किताब में लिखी गई बातों, क्योंकि वो सर्वे होते हैं, सर्वेज में जो कुछ कहा गया होता है उस लिहाज से वो टिकट देंगे नहीं देंगे उसको तय करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की तरफ से दिए गए इन्हीं सर्वेस जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उसको आधार बनाकर टिकट देने का चलन भी अब बढ़ चुका है, या टिकट काटने का। वो बात अलग है कि जब ये पूरी बैठक होती है तो उस समय किसी और जो नेता है उसका प्रभाव हो, तमाम चीजें हो, लेकिन आधारभूत जो तरीका है अब टिकट काटने का या देने का, वो सर्वेस हो चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा कि किसी बड़े नेता के पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट दी जाए या तमाम उन्हीं लोगों को टिकट दी जाए, चाहे फिर वो जाति लिहाज से, चाहे वो सिफारिशों के लिहाज से। तो उस सिफारिश का जो मौसम है वो जा चुका है। अब उस नेता का किसी से करीबी होना जरूरी नहीं, वो जमीन पर जिताऊ है और क्या उसका नाम सर्वे के पैनल में है या नहीं, ये महत्वपूर्ण करता है। अब टिकट उसी उम्मीदवार को दिया जाता है जिसकी लोकप्रियता सर्वे में सबसे ज्यादा अधिक दिखाई देती है। यानी कि अब किसी विधानसभा में कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा, इस पॉलिटिकल कंसल्टेंट कंपनीज के सर्वे के जरिए उसे तय किया जाए। अब देखिए, बीजेपी ने इस बार राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम प्रदेशों के चुनाव में टिकट वितरण का सर्वे के सहारा ही लिया है। सर्वे के आधार पर विधानसभाओं में, लोकसभाओं में ABC कैटेगरी बांटी जाती है। जहां पर जीत का सबसे ज्यादा संभावना है वो A कैटेगरी है, जहां जीत को लेकर संशय है वो B कैटेगरी है, और जहां अब तक बीजेपी के लिए जीत मुश्किल रही हो वो C कैटेगरी सीट पर रखा जाता है। ये देखिए आप किस तरीके से बांटा गया है, और उस आधार पर ही तय किया जाता है कि कहां टिकट वितरण में ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, कहां पर टीम को ज्यादा दिनों तक भेजने की जरूरत है, और कहां स्ट्रॉन्ग कैंपेन करने की जरूरत है। तो ये रही मॉडर्न सर्वेज की बात। अब बात करते हैं चुनाव में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की। देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री की जीत की पहली बार सोशल मीडिया को लेकर तेज चर्चाएं हुई, और समझने में भले ही लेट आया हो, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ही थी जिसने 2014 के चुनाव में, या फिर उससे काफी पहले जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तभी ये तैयारी शुरू कर ली थी कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी को एक स्टार की तरह लॉन्च करना है। और ये समझ में शायद लोगों को 5 साल बाद, 4 साल बाद आया कि कैसे सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी को लेकर नैरेटिव चेंज किया, क्योंकि हम जानते हैं कि 2002 से लेकर 2014 तक के सफर में सोशल मीडिया ने नैरेटिव चेंज करने में कितनी मदद की है। आप विश्वास करें या ना करें, अभी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण हुआ है उसमें कई टिकट, राजस्थान का जिक्र करें तो एक महत्वपूर्ण इलाका है, वहां पर उपेंद्र यादव को टिकट इसलिए दी गई है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं।
कोटपुतली का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। तो ऐसे में सोशल मीडिया कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है उसका उदाहरण आपके साथ है। और नेता बोलते हैं कि आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको भी वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। राजनीतिक पार्टियों की सोशल मीडिया कैंपेनिंग में सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, कंटेंट राइटर्स और टेक सेवी लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं। निरंतर ये लोग उम्र, काम और क्षेत्र के आधार पर लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए बात करते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसका उल्टा कि आप चाहे सो के उठें, आप सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम दिखे। आप अखबार खोलें, एक ही व्यक्ति का नाम दिखे। और आप सड़क पर जाएं तो वॉल पेंटिंग होती है, आपको वो व्यक्ति दिखे। आप कानों से सुने, रेडियो पे सुने, हर जगह आपको सिर्फ वही व्यक्ति दिख रहा है। ऐसे में आपके दिमाग के साथ ये पूरा सोशल मीडिया कैंपेन को जोड़ा जाने की कोशिश है, या यूं कहें कि उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। आपने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पार्टियों के लिए पोस्टर, प्रचार और कंटेंट देखे होंगे। और पार्टियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो भी कमेंट्स आते हैं उन्हें बड़ी बारीकी के साथ मॉनिटरिंग भी किया जाता है और जहां कमी नजर आती है उस पर काम किया जाता है। सोशल मीडिया के साथ ही ये कंसल्टेंसी टीम्स, ये रिसोर्स मैनेजमेंट पर भी काम करती है। इसका मतलब है कि कब किस नेता को क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, कब किस नेता को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये सब भी बहुत रिसर्च के साथ ही तय किया जाता है। और इससे आप ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव में थे, कश्मीर पहुंचे, तो वह अपनी बहन और कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी के साथ बर्फ में खेलते दिखे। बहन भाई के जो प्यार हैं उसके विजुअल्स भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाए गए। कोशिश की जाती है कि नैरेटिव बनाया जाए कि राहुल गांधी कितने दिलचस्प नेता हैं, परिवार से उनके क्या संबंध हैं। जब वो सड़क पे निकले तो उन्होंने, आपने तस्वीरों में देखा कि उन्होंने किसी के गले में हाथ रखा, अपनी माताजी के जूते लेस बांधी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको, उसकी तस्वीरें जब सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं तो आपके दिल और दिमाग पर असर डालती हैं। इससे राहुल गांधी की मोहब्बत वाली दुकान खोलने आया हूँ वाला नैरेटिव को भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और इसके अलावा कपड़ों की बात करें तो राहुल गांधी की कड़ाके की ठंड में वो हाफ टी शर्ट काफी चर्चा में भी रही थी। या प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर लेते हैं। रैलियों के दौरान अलग अलग पोशाक। 15 अगस्त के दौरान ये चर्चा रहती है कि लाल किले जब वो पहुंचेंगे तो आज उन्होंने क्या पहना है, उनकी कौन सी पगड़ी का रंग है, उन्होंने क्या साफा पहना है, उसमें क्या रंग है और उससे क्या कुछ कहना। उसके बाद जब वो कुछ कहते हैं तो एक नैरेटिव सेट होता है, एक इम्प्रेशन, एक जिसे बोलते हैं कि किसी का व्यक्तित्व सेट होता है। सब कुछ मैनेज्ड होता है, सब कुछ इस तरह से किया जाता है कि सिर्फ नेताओं के भाषण ही नहीं बल्कि उन्होंने क्या पहना था, वो क्या कहने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कराया जाए। या यही मॉडर्न पॉलिटिक्स की मॉडर्न स्ट्रैटेजी है। अब इस पूरे मसले की, इस पूरे कैंपेन और मैकेनिज्म की शुरुआत कहाँ से है, आपको ज़रा डिकोड करके समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम सीधे आपको लेके चलेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग। 2014 में नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग का जिम्मा मिला था CAG को। CAG यानी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। CAG में IIT से पढ़े हुए लोग शामिल थे और प्रशांत किशोर को आप जानते ही होंगे, बहुत प्रचलित नाम है, वो भी इस टीम का हिस्सा था। प्रशांत किशोर की अगुवाई में इस हाई टेक टीम ने नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन डिजाइन किया था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत के साथ ही इस टीम की चर्चा तेज हो गई। लोग पूछने लगे, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जनता पूछने लगी कि आखिर प्रशांत किशोर हैं कौन। हर पार्टी इस हाईटेक टीम को हायर करने की बात करने लगी और यहीं से ये बिजनेस एक्सपेंड होने लगा। अब देखिए 2015 आते आते CAG टूट गई क्योंकि सबको लगा कि अब हम अलग से काम करेंगे, अकेले राजनेताओं के साथ काम करेंगे तो हम वो कर लेंगे। इसके सदस्य अलग अलग रास्तों पर चल पड़े और प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म यानी कि IPAC ज्वाइन कर ली। लेकिन जैसे ही IPAC की भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इसके बाकी सदस्य अपनी खुद की पॉलिटिकल फर्म्स खोलने लगे।
जैसे आईपैक छोड़ने से पहले इसके एक सदस्य रॉबिन शर्मा ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और जगन मोहन रेड्डी के लिए 2019 में कैंपेन डिजाइन किया था और ये कहा था कि अब आप पैदल चल के घर घर तक पहुंचिए। वो भी उस कैंपेन का हिस्सा था कि क्या अलग किया जा सकता है। उस जीत के बाद अब रॉबिन शर्मा आईपैक में तो नहीं है, लेकिन अब वो अपनी नई फर्म के साथ टीडीपी के लिए काम कर रहे हैं, यानी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लिए कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जीत जाने के बाद इसका श्रेय इन कंसल्टेंसी फर्म को बिल्कुल नहीं देती। वो कहती हैं कि पार्टी की लोकप्रियता खुद है, नेता सशक्त हैं, संगठन मजबूत है, घर घर जाकर काम किया है, रात रात भर अलग अलग इलाकों में रुके हैं, इसलिए चुनाव जीता गया। क्योंकि सारा का सारा क्रेडिट नेताओं के नाम चला जाता है, ऐसे में तेजी के साथ बढ़ती इन कंपनियों को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। लेकिन आज की तारीख में ये कंपनियां 2000 से 2500 करोड़ का बिजनेस करती हैं, तकरीबन 30,000 लोगों को रोजगार देती हैं और ये 30,000 लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, जैसे IIT IIM जैसा जिक्र मैं आपसे कर रही थी। 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर हर राजनीतिक पार्टी इन्हीं कंसल्टेंसी फर्म्स का सहारा ले रही है, जो बिहाइंड द डोर्स इस पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, स्ट्रेटेजी बना रही हैं। अब बाद में जो पार्टी जीतती है, उसी तरह से इन फर्म्स की भी लोकप्रियता बढ़ती है, इनकी भी जीत दर्ज होती है, क्योंकि जिसके हाथ जितनी जीत का रिकॉर्ड जाता है वही सबसे सक्सेसफुल माना जाता है और इसका रिकॉर्ड राजनीतिक पार्टियां भी रखती हैं। आज की तारीख में सबसे सफल कौन सी कंसल्टेंसी फर्म है और कौन सी फर्म तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले आपको सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल फर्म के बारे में बता देते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि नेताओं की जीत के साथ साथ ये कैसे खुद जीतते हैं, ये फर्म सक्सेसफुल बनती हैं, ताकतवर बनती हैं, इनका नाम होता है, पॉपुलर होती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक ही शख्स, सबको पता है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पीके, उनका नाम पॉपुलर है और इलेक्शन गुरु भी एक समय था, उनको कहा जाता था। अब वो खुद उनके साथ ये जुड़ गया है कि वो खुद भी चुनाव में उतर सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो आईपैक के साथ काम कर रहे हैं। अब 2014 में पीएम मोदी की सफल कैंपेनिंग के बाद वो फेमस हो गए थे। 2015 में नीतीश बाबू के साथ जुड़ गए थे, उनकी कैंपेनिंग करने लगे थे और 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए पंजाब में काम किया था। अब कॉफी विद कैप्टन जैसे ट्रेंडिंग नारा दिया था और वो काफी प्रचलित भी हुआ, वहां बड़ी जीत भी मिली। 2018 में नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन की और जेडीयू के पार्टी उपाध्यक्ष बनाए गए। नीतीश कुमार के लिए फेमस नारा दिया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बाद में नीतीश कुमार की पार्टी भी छोड़ दी। अब देखिए, 2022 में प्रशांत के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने कांग्रेस में उनको बड़ा पद देने की बात उठने लगी। कांग्रेस की स्थिति उस समय 2022 में क्या थी, ये सबको पता है। ऐसे में कांग्रेस को भी किसी एक ब्रेन की जरूरत थी और वो पद था संगठन में महासचिव मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस का। डूबती कांग्रेस को बचाने के लिए प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई और उस मीटिंग को मैंने कवर किया। मैं 10 जनपद के बाहर खड़ी थी और हमने तमाम तरीके की बातें की कि इस प्रेजेंटेशन में क्या कुछ होगा, कांग्रेस में कितना बदलाव होगा, अब कांग्रेस क्या सोच रही है। और वो मीटिंग लगभग 6 घंटे से ज्यादा चली। प्रशांत किशोर डायरेक्ट सोनिया गांधी को रिपोर्ट करना चाहते थे, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन भी दिया। कई राज्यों में हस्तक्षेप करना चाहते थे, साथ ही वो चाहते थे कि कांग्रेस के कई नेता उनके जो वो कहते हैं उसे माने। कांग्रेस ने फैसला किया और उन्हें असीमित अधिकार देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कांग्रेस और प्रशांत किशोर के संबंधों में खटास भी आई। उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का सदस्य पद ऑफर किया गया, जिसे प्रशांत किशोर ने ठुकरा दिया और यहीं से प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रास्ते अलग हो। तो ये थी इलेक्शन मैनेजमेंट की दुनिया के स्टार रहे प्रशांत किशोर की कहानी। अब पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म्स की दुनिया में कुछ बड़े की प्लेयर्स भी शामिल हो चुके हैं।
तो इसमें सबसे पहले नाम आता है आईपैक, जैसा जिक्र किया। इसे प्रशांत किशोर ने 2015 में नीतीश कुमार की कैंपेनिंग के लिए शुरू किया था। इसे आज ऋषि राज और प्रतीक जैन चलाते हैं। अब बात करेंगे इंक्लूसिव माइंड्स। बहुत नाम प्रचलित है सुनील कोलुगोलू। कांग्रेस सर्कल में जब से कर्नाटक के चुनाव हुए हैं तब से हर दिन सुनील कोलुगोलू का जिक्र आता है। अब ये कौन है? कर्नाटक का चुनाव जो कांग्रेस की झोली में आया है उसके पीछे का ब्रेन सुनील कोलुगोलू को बताया जाता है और ये राहुल गांधी के बेहद करीबी हो गए। राहुल गांधी अगर किसी सर्वे पर विश्वास करते हैं या कैंपेन मेथड पर, तो ये व्यक्ति हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं। जिस किताब का मैं जिक्र कर रही थी कि पास में रखी जाती है, वो सुनील कोलुगोलू द्वारा दी गई होती है। ऐसे में ये इंक्लूसिव माइंड्स को यही हेड करते हैं। ये फिलहाल कांग्रेस के लिए काम कर रही है और इस फर्म ने कांग्रेस के लिए कर्नाटक चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए कैंपेन डिजाइन किया। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आखिरकार जो सर्वे मैच किया जा रहा है वो सुनील कोलुगोलू से किया जा रहा है। अब बात करेंगे ABM। मैंने कुछ देर पहले एक अमित शाह ने कई दिनों तक लंबी एक बैठक का जिक्र किया था जो 2024 के लिए थी, जिसमें काफ़ी सारे सर्वेज आए थे। ABM ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी सारे सर्वेज किए। इसे हिमांशु सिंह ने साल 2016 में शुरू किया था। ये बीजेपी के लिए काम करती है। इसी फर्म ने नेशन विथ नमो, माई फर्स्ट फॉर मोदी और मैं भी चौकीदार हूं वाला कैंपेन लॉन्च किया था। फिलहाल यही कंपनी बीजेपी के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में कैंपेन डिजाइन कर रही है। इसके अलावा डिजाइन बॉक्स, इसे नरेश अरोड़ा हेड करते हैं। इस फर्म ने अशोक गहलोत के लिए राजस्थान, इसके अलावा नरेश अरोड़ा पंजाब में भी काम कर चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव में काम किया था, जहां दोनों जगह जीत मिली थी। जार्विस कंसल्टिंग, इसे दिग्गज मोगरा चलाते हैं। ये बीजेपी के कॉल सेंटर्स को संभालती हैं और PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भी यही कैंपेन डिजाइन करती है ये कंपनी। 2024 चुनाव से पहले यही फर्म बीजेपी के लिए 300 कॉल सेंटर्स खोलने जा रही है। कॉल सेंटर्स, आपके पास अक्सर फोन आता होगा कि किसको वोट करें, किस लिए वोट करें। ये वही कॉल सेंटर्स पूरी तैयारी करते हैं और खास तौर पर चुनाव के मौसम में अननोन नंबर से कॉल जो आपके पास आते हैं, ये कॉल सेंटर्स के पीछे से यही वो पूरी तैयारी है जो की जाती है। अब आपको पॉलिटिक एडवाइजर, इसके फाउंडर अंकित लाल हैं। ये फर्म आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग कर चुकी है। आम आदमी पार्टी बड़े कम समय में अपने राजनीति के चरम पर है। 2 बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पर काबिज है और इसके अलावा भी ये कंपनी कई और कैंपेन्स भी संभाल चुकी है। अब आपको चुनाव से जुड़ा एक कड़वा सच बताती हूं। दरअसल हमारे देश में एक धारणा बन चुकी है कि चुनाव जीतना ही असली लोकतंत्र है और यही वजह है कि हमारे नेताओं ने देश की जरूरतों को पूरा करने के बजाय सारा फोकस चुनाव जीतने पर रख दिया है। चुनाव कैसे जीता जा सकता है, कैसे लंबे समय तक सत्ता पर काबिज किया जाए, आजादी से लेकर आज तक हमारे नेता इसको लेकर ही राजनीति बनाते आए हैं। एक विधानसभा का एक आम व्यक्ति पूरे 5 साल अपने मुद्दे इकट्ठे करता है कि जब चुनाव आएंगे तब 4 घंटे कटने वाली बिजली पर वोट दूंगा, जब चुनाव आएंगे तो चौराहे के पास टूटी सड़क को लेकर वोट दूंगा, जब चुनाव आएंगे तब बढ़ती चोरी चकारी गुंडागिर्दी को ध्यान में रखकर वोट दूंगा। लेकिन होता इससे बिल्कुल उलट है। जब चुनाव आता है तो एक आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। सारे मुद्दे जो उसने इकट्ठे किए हैं वो हवा हो जाते हैं। चुनाव आते ही नेता उन्हें अपने मुद्दे दे देते हैं। किसके जरिए? यही सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए। और जनता फिर उन मुद्दों पर वोट करती है। यही तो करते हैं वो लोग कि आप सोचते कुछ है, आपसे करवाया कुछ और जाता है। आपने गौर किया होगा कि चुनाव के वक्त नेताओं के भाषण से मुद्दे बनते हैं और फिर हम और आप किसी ब्रेन वॉश्ड व्यक्ति की तरह उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दे देते हैं। इन सब से अब सबसे बड़ा रोल प्ले करने लगे हैं ये इलेक्शन गुरु। ये बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए लोग दिमाग से खेलने में बेहद सक्षम होते हैं। या आपको आपके पूरे होश और आवाज में एक स्पेसिफिक पार्टी को वोट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं
और फिर क्या होता है आपको पता है। अब इससे एक बेहद पेचीदा सवाल निकलकर आपके सामने आता है कि क्या हमारे लोकतंत्र के लिए ये मॉडर्न जमाने के कैंपेन्स ठीक हैं? क्योंकि सब कुछ बदल जाता है। क्या चुनाव की सबसे साधारण और सामान्य व्यवस्था में जहां एक सामान्य व्यक्ति वोट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए हाई टेक इस टेक्नोलॉजी या नैरेटिव साइंस का इस्तेमाल कहां तक ठीक है? ये एक बड़ा सवाल है। इसको सबसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि क्या यूपी के छोटे जिले किन्नौज या फिर बिहार के छपरा या राजस्थान के नागौर का सामान्य व्यक्ति इतनी हाईटेक मशीनरी, आईआईटीएंस, हाईटेक टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इन सब के सामने क्या वो कभी अपने असली मुद्दों पर वोट दे पाएगा? अब आप समझिए कि आपका एक वोट पाने के लिए तरह तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको तय करना है कि आपको वो करना है जो वो चाहते हैं या आपको वो करना चाहिए जो आप चाहते हैं। 5 साल आपने क्या कुछ झेला, अगले 5 साल आपको क्या चाहिए, इसका फैसला अब आपको करना है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर ठीक से कीजिए। शुक्रिया।